बधाई हो, हम जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और इसी के साथ हमने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मार्क भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये सच में खुश होने वाली बात है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ पिल्ले ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जीडीपी इज जस्ट अ नंबर। उनका विधवा विलाप समाप्त नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जीडीपी में आगे बढ़ने से क्या होता है, जापान की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी है, उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम ही है जो है, उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स यूजलेस हैं, बाकी सारे नंबर्स बस फेक हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। भाई साहब, उनका सोशल मीडिया पे रोना देख के तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि जीडीपी के आगे बढ़ने की खुशी मनाऊं या फिर इस बात के लिए रोऊं कि भाई क्यों हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा के अलावा भी एक ऐसा मैट्रिक है जिसे इकोनॉमिस्ट असली जीडीपी बोलते हैं और उस मैट्रिक में इंडिया ने जर्मनी को भी पछाड़ दिया है और अभी 3rd रैंक पे है। तो कितनी सच्चाई है कांग्रेसियों के बातों में? क्या जीडीपी का सच में कोई महत्व नहीं होता और जीडीपी पर कैपिटा ही सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है? और कौन सा वो सीक्रेट मैट्रिक है जिसके बारे में कोई कांग्रेसी आपको नहीं बताएगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी के बारे में। आखिर ये जीडीपी होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में एक देश ने जितना सामान और सर्विसेज बनाया और बेचा और उससे जितना पैसा जनरेट हुआ वो होती है एक देश की जीडीपी। ये तो हो गई टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा मकान है और उस मकान में कई सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कोई कोडिंग करता है, कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है, कोई चाय बेचता है। और अगर हम लोग साल के एंड में देखें कि उस मकान के लोगों ने कितने रुपए का सामान बनाया, सर्विसेज बनाई और बेची, तो वो उस मकान की जीडीपी हो जाएगी। जितना बड़ा आउटपुट उतनी बड़ी जीडीपी। और अभी इंडिया के जापान को ओवरटेक करने का मतलब ये है कि इंडिया की जो बिल्डिंग है वो जापान के बंगले से भी बड़ी हो गई है और इंडिया बन गया है अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अगर हम लोग 1991 में देखें तो हमारी जीडीपी सिर्फ $270 बिलियन थी और अब $4 ट्रिलियन है। यानी 1991 से अभी तक हम लोगों ने अपना आउटपुट 15 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। और ये ग्रोथ ऐसी ही नहीं आई है। इस ग्रोथ में योगदान है हमारे आईटी सेक्टर का, फार्मा का, स्टार्टअप्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और उन करोड़ों इंडियंस का जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से इंडिया के आउटपुट को और इंडिया के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। अब जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इस जीडीपी में क्या रखा है, जीडीपी इज जस्ट अ नंबर, तो भाई आप लोग जरा सोचो, अगर जीडीपी कम होगी तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकारी स्कूल, सेना, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जितनी भी चीजों में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उन सब का पैसा जीडीपी से ही तो आता है। दुनिया में ताकत कैसे आती है, दुनिया में इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है? जीडीपी से। जितनी ज्यादा बड़ी देश की जीडीपी होती है उतना ज्यादा बड़ा उसका इन्फ्लुएंस होता है। यूएन, G20 और IMF जैसी संस्थाओं में जीडीपी से बहुत तवज्जो मिलती है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां पे लगाते हैं? उसी देश में जिस देश की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तो ये कहना कि जीडीपी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिल्कुल वैसा ही है कि जब आपका पेट भर गया हो और आप कह रहे हैं कि अब खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई, अगर खाना नहीं रहेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि देश का एक कलेक्टिव रिपोर्ट कार्ड है। और अगर आप जीडीपी के नंबर्स को अंडरमाइन करते हैं तो आप पूरे देश की मेहनत को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं। और एक और मैट्रिक है जो कि जीडीपी ग्रोथ के साथ उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ये है कि जीडीपी के ग्रोथ के साथ साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है या नहीं। और अगर जीडीपी और टैक्स कलेक्शन में एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है तो ये माना जाता है कि ये एक हेल्दी जीडीपी ग्रोथ है। और अगर हम लोग करंट इकोनॉमिक सिनेरियो देखें तो यहीं पे चाइना भी मात खा रहा है, क्योंकि चाइना की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उनका टैक्स रेवेन्यू घट रहा है। और अगर सरकार के पास टैक्स का पैसा कम आएगा तो सरकार कैपेक्स में इन्वेस्ट कैसे करेगी? और जब सरकार कैपेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, तो ग्रोथ और स्लो हो जाएगी। और इसी लूप में भी चाइना की इकोनॉमी फंस गई है और यही कारण है कि चाइना के बहुत सारे मिलियनर्स भी चाइना को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइना के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेके जरूर आऊंगा। और अगर हम लोग जीडीपी को पूरे देश के लोगों के मेहनत का रिपोर्ट कार्ड माने तो ये रिपोर्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि हम क्लास टॉपर बनते जा रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ते जा रही है तो हर एक इंडियन अमीर क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई साहब, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है और जापान हमसे इसमें आगे क्यों है और क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी नकली है? आइए जानते हैं। अभी तक हमने जीडीपी का मतलब समझा कि एक देश ने कितना माल बनाया और कितनी सर्विसेज बेची। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है तो यहाँ पे लोग इतने गरीब क्यों नहीं दिखते? हर इंडियन के हाथ में आईफोन क्यों नहीं है? और क्यों आज भी 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे जिंदा रहना पड़ रहा है? अब यहीं पे आता है असली कॉन्सेप्ट, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक देश ने जितना भी पैसा कमाया उसे पूरी पॉपुलेशन में बांट दो। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। अगर इंडिया एक मकान है और उसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं
तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि उस पूरे घर की कमाई कितनी है, और जीडीपी पर कैपिटा का मतलब ये हुआ कि उस घर के जितने भी लोग हैं उनकी थाली में कितनी रोटियां आई। अब इंडिया का मामला ऐसा है कि कमाई तो बहुत है, इतनी है कि हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन उस पैसे को बांटने वाले और अपनी थाली में रोटी खाने वाले भी 140 करोड़ लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी की प्लेट में रोटियां जो है वो पतली आएंगी। और वहीं अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2,900 के आसपास आती है, और वहीं अगर हम लोग जापान की बात करें तो वहां की पर कैपिटा जीडीपी $35,000 के आसपास आती है। और यहीं पे कांग्रेस वाले डांस करने लगते हैं कि भाई देखो क्या फायदा जीडीपी का, हम लोग तो अभी भी गरीब हैं। हाँ, पर कैपिटा कम है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, और यही आबादी हमारी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ज़्यादा लोग यानी कि काम करने वाले ज़्यादा हाथ, काम करने वाले ज़्यादा हाथ यानी कि ज़्यादा आउटपुट, और ज़्यादा आउटपुट यानी कि ज़्यादा जीडीपी। तो अगर इंडिया की अभी जो यंग पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे तो हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ रेट थप्पड़ फाड़ रेट से आगे बढ़ सकती है। और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगा, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर करना पड़ेगा, और अगर हम लोग ऐसा करने में सफल होते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी आगे बढ़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा ही असली चीज है, जीडीपी इज जस्ट अ नंबर, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीडीपी ही नहीं रहेगी तो पर कैपिटा किसका बटेगा? जीडीपी के बिना पर कैपिटा है ही नहीं। इसको आप ऐसे समझो, जीडीपी है होटल की पूरी थाली, जीडीपी पर कैपिटा है तुम्हारे प्लेट में आया खाना, और अगर होटल की थाली में ही कुछ नहीं है तो तुम्हारे प्लेट में क्या आएगा? कांग्रेस के वादे। इतना ही नहीं, अगर हम लोग अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर चाइना से भी अगर हम लोग अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को कंपेयर करें तो 2008 में जब चाइना ने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मार्क को क्रॉस किया था, उस टाइम उसकी आबादी थी 1.3 बिलियन लोगों की, और वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम था $3,500। और आज 2025 में जब इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन लोगों की है और हम लोगों ने जब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस किया है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम है $2,900। तो अगर उस हिसाब से भी कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन बैठता है। इसमें कोई जीडीपी के नंबर्स को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। और अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ की बात करें तो 2004 में जब यूपीए की सरकार आई थी तो उस टाइम इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम थी मात्र $620, और 2013 में ये बढ़कर हो गई थी $1,438, और अभी 2025 में ये पर कैपिटा इनकम है $2,900 के आसपास। तो अगर हम लोग यूपी और एनडीए गवर्नमेंट की भी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट को कंपेयर करें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये जितने भी कांग्रेसी हैं जो ये $4 ट्रिलियन के जीडीपी के ट्रेडमार्क को बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ हैं। अब इसी के साथ मैं उस एक मेट्रिक के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके बारे में आपको किसी भी कांग्रेसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए उस सीक्रेट मेट्रिक की बात करते हैं। तो भैया अभी तक हमने जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा तो समझ लिया, अब हम आते हैं उस मेट्रिक पर जिसे कुछ इकोनॉमिस्ट असली जीडीपी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी। और ये पीपीपी भी दो तरह की होती है, एक पीपीपी नॉमिनल और पीपीपी पर कैपिटा। अब इन सभी चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पीपीपी को समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी थाली वाली एनालॉजी पे आते हैं। मान लो इंडिया और जापान में लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक थाली ऑर्डर करते हैं $10 की। जब जापान वाला अपने रेस्टोरेंट में $10 की थाली ऑर्डर करता है तो उसके पास बस एक फ्राइड राइस और एक बोतल पानी आता है। लेकिन वहीं इंडिया में अगर कोई $10 की थाली ऑर्डर करता है तो उसे जलेबी, समोसा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल के साथ साथ डेजर्ट भी मिल जाता है, और उसके बाद वो पानी पूरी भी खा लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि इंडियन रुपए की खरीदने की ताकत ज्यादा है, यहाँ पे महंगाई कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है एज कम्पेयर टू जापान। और अगर $10 किसी इंडियन के पास है और $10 किसी जापानीज के पास है तो उतने में ही एक इंडियन ज्यादा चीजें खरीद सकता है एज कम्पेयर टू अ जापानीज। इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि आप अपने पैसे से कितने सामान खरीद सकते हो। इस अंतर को और ध्यान से समझिए कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो देखता है कि आपने कितना कमाया, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो ये देखता है कि आपने जो कमाया उससे आप कितनी चीजें खरीद सकते हैं। और भाई साहब इस मैट्रिक में तो इंडिया कमाल कर रहा है। जहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में इंडिया की रैंक 4th है, वहीं अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम लोग जीडीपी की रैंकिंग करें तो इंडिया 3rd रैंक पे आता है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी इंडिया के ऊपर सिर्फ अमेरिका और चाइना है। तो ये हो गया पीपीपी नॉमिनल। अब हम लोग आ जाते हैं पीपीपी पर कैपिटा पे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है यानी कि $2,800, उसको हम लोगों को परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर देना है। और अगर हम लोग अपने नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा को परचेजिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हम लोगों का आता है कम से कम $12,800 की परचेजिंग पावर। यहाँ पे भी एक तरफ जहाँ पे हम लोग पीपीपी नॉमिनल में 3rd रैंक पर आते हैं, वहीं पीपीपी पर कैपिटा में हम लोगों की रैंकिंग बहुत नीचे है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन वही जीडीपी पर कैपिटा वाला ही है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी पीपीपी भी बढ़ेगी। और ये जो पीपीपी पर कैपिटा वाला मैट्रिक है ना, इसमें तो पूरी इक्वेशन ही उलट पुलट हो जाती है।
इसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक पे लग्जमबर्ग और सिंगापुर जैसे देश आ जाते हैं। यूएसए 9th पोजीशन पे, जापान 38th पोजीशन पे और इंडिया 119th पोजीशन पे पीपीपी पर कैपिटा के हिसाब से आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश में सब चंगा सी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसपे काम करना बाकी है। आइए उसको भी जान लेते हैं। जीडीपी में जापान को पछाड़ दिया, पीपीपी में जर्मनी को पछाड़ दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सब अमीर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया की असली लड़ाई अब शुरू होती है। वेल्थ इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोजगार जैसी समस्याओं को अभी हमें जड़ से सुलझाना होगा। देश के टॉप 1% लोग इंडिया के 40% संपत्ति के मालिक हैं, और वहीं जो बॉटम के 50% है उनके पास इंडिया का सिर्फ 6% वेल्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी का केक तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसे काटने वाली नाइफ बस कुछ ही लोगों के हाथ में है। तो इसका हल क्या है? क्या जीडीपी को गाली देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व जाएंगी? नहीं, बल्कि हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं। और भी इंडिया में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारे 49% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। एक बड़ी बीमारी आती है और मिडिल क्लास की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। और कई लोग जो टेक्निकली एम्प्लॉयड हैं उनकी सैलरी इतनी कम है कि घर चलाना उसमें बहुत मुश्किल है। और ये सारी चीजें जीडीपी की फैंसी ग्रोथ से छुप जाती है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहला है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना। अगर हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एमएसएमईज इंडिया के जीडीपी में 30% योगदान देती है। और वहीं अगर हम लोग इसको चाइना से कंपेयर करें तो वहां की एमएसएमईज चाइना के पूरे बिजनेस में 98% कंट्रीब्यूट करती है, और वहां की जीडीपी की 60% कंट्रीब्यूशन वहां की एमएसएमईज से आता है। तो आगे बढ़ने का पहला स्टेप तो यही हुआ कि हमें अपने एमएसएमईज को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप यह है कि हमें एजुकेशन को और ज्यादा जॉब रेडी बनाना पड़ेगा और स्किल बेस्ड बनाना पड़ेगा, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग एम्प्लॉयबल रहें और तुरंत नौकरी मिल पाए, उसके काबिल बने। और हमें पब्लिक हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी और काम करने की जरूरत है। हाउसिंग में तो प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन अभी हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने सपने को पूरा करना है तो हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि हमारे लोगों की पर कैपिटा जीडीपी 13,000 से 14,000 डॉलर तक हम लोग पुश कर पाएं। और जो कांग्रेसी लोग ये बोल रहे हैं कि जापान की पर कैपिटा जीडीपी हमारे से बहुत आगे है, तो अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अमेरिका से भी ऊपर चले जाएं तो भी हमारी पर कैपिटा इनकम जापान से कम ही होगी। और अगर हमें जापान के पर कैपिटा इनकम को ओवरटेक करना है तो इंडिया की इकोनॉमी 48 ट्रिलियन डॉलर की होनी चाहिए, यानी कि आज के यूएसए की इकोनॉमी से 18 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि आपका राहुल गांधी अचीव करके दे पाएगा? नहीं ना। तो चुप रहो और ये दिखाना बंद करो कि सिर्फ पर कैपिटा ही सब कुछ होता है और बाकी सारे मैट्रिक्स किसी काम के नहीं होते। जीडीपी इज लाइक बिल्डिंग अ शिप, और अगर उस शिप में सिर्फ आधे लोगों के पास लाइफ जैकेट हो तो वो शिप टाइटैनिक बन जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ जीडीपी को बढ़ाना नहीं, बल्कि उस जीडीपी को लोगों तक पहुंचाना भी होना चाहिए, तभी इंडिया सही मायनों में एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है और परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, और ये तीनों ही मेट्रिक कैसे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।